हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त रितेंद्र शर्मा। दोस्तों, आपका इंतजार खत्म होता है क्योंकि मैंने बोला था आपको कि बहुत जल्द आपके सामने एक बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक लेकर आएंगे, दैट इज ऑल अबाउट द ब्लॉक केमिस्ट्री। देखो, सबसे ब्यूटीफुल टॉपिक इसलिए ये है क्योंकि इसमें सभी बच्चों को ये फोबिया होता है कि सर एस ब्लॉक की रिएक्शंस कैसे याद की जाए। एस ब्लॉक के अंदर इतने ट्रेंड्स हैं, इतने प्रॉपर्टीज हैं, इतनी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, पी ब्लॉक की इतनी रिएक्शंस है, उसको कैसे याद किया जाए। दोस्तों, आप मेरे साथ बस एक सप्ताह टिकिए। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इन चारों ब्लॉक केमिस्ट्री के ऊपर आपकी जो कमांड दिलाऊंगा ना मैं आपको, बस एक वीक के अंदर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, मेरे पास इतनी ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी है, इतनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है मेरे पास ब्लॉक केमिस्ट्री को लेकर, और आपको इतने फंडामेंटल ट्रिक्स बताऊंगा कि आप कहोगे कि ब्लॉक केमिस्ट्री इतनी इजी थी, हम अब तक इसको इतना हार्ड मानकर चल रहे थे। इट इज सो मच इजी एंड सो मच बेनिफिशियल फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स स्टार्ट आवर वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। आज स्टार्ट कर रहे हैं एस ब्लॉक केमिस्ट्री इन वन शॉट। चाहे लेक्चर 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, आपको जरूर देखना है, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझना है, और आपको सारे फंडामेंटल ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको, कैसे रिएक्शंस कैसे बनते हैं प्रोडक्ट, और सारे के सारे आप आंसर मिलेंगे आपको। और सबसे पहले प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव कॉपी एंड पेन यूज योरसेल्फ, क्योंकि मैं किसी भी लेक्चर में आज तक आपसे रिक्वेस्ट नहीं की है, लेकिन आज मैं कर रहा हूं। प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव कॉपी एंड पेन विद योरसेल्फ। आपके साथ कॉपी पेन हो, ठीक है। बिल्कुल क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट लगना चाहिए। कानों में ईयरफोन्स लगाइए और आप बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ताकि आप एक एक पॉइंट को बारीकी से नोट कर पाए। और देखना ब्यूटीफुल, जब 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद लेक्चर को पूरा सुनकर लिख करके उठोगे तो नोट्स भी पूरे अच्छे तरीके से बन जाएंगे और आपकी एस ब्लॉक केमिस्ट्री के ऊपर पूरी कमांड होगी। सो लेट्स स्टार्ट वेरी वंडरफुल लेक्चर रिगार्डिंग एस ब्लॉक केमिस्ट्री इन वन शॉट। ठीक है दोस्तों, आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखो, एस ब्लॉक के रिगार्डिंग आपको पता है, देखो जनरल इंफॉर्मेशन सभी को पता होती है कि एस ब्लॉक ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में आते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। एल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, क्रैम कर लेते हैं, रट लेते हैं, सबको पता होता है, ठीक है। लेकिन मैं पहले बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक से स्टार्ट करने वाला हूं, द कंपाउंड्स ऑफ द एस ब्लॉक एंड देयर केमिस्ट्री, क्योंकि ये टॉपिक है मोस्टली बच्चे स्किप करके चलते हैं और इनसे ही मोस्ट प्रोबेबली जेईई मेंस और नीट क्वेश्चन पूछता है। सो लेट्स स्टार्ट वेरी इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स ऑफ द एस ब्लॉक एंड देयर केमिस्ट्री। देखना, आपका ये 1.5 घंटे का लेक्चर देखने के बाद चाहे आप जेईई मेंस के और नीट के कोई भी पेपर उठा लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा। ऐसी ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी के साथ मैं आपके सामने आया हूं। सो लेट्स स्टार्ट वेरी फर्स्ट कंपाउंड। देखो कौन कौन से कंपाउंड डिस्कस करेंगे हम। पहले कंपाउंड डिस्कस करेंगे बाइकार्बोनेट्स, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनके ऊपर पूछे जाते हैं। बाइकार्बोनेट्स के बाद डिस्कस करेंगे हम कार्बोनेट्स के बारे में, ठीक है। फिर डिस्कस करेंगे हम ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के नाइट्रेट्स के बारे में। फिर डिस्कस करेंगे हम हाइड्रोक्साइड्स के बारे में, ठीक है। और फिर डिस्कस करेंगे हम इनके ऑक्साइड्स के बारे में, ठीक है। ये 5 हमारे 5 ब्यूटीफुल कंपाउंड्स रहेंगे। देखो 1 बाय 1 देखो, समझना है आपको, और कॉपी पेन लेकर बैठिए, प्लीज मेक श्योर दैट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट वेरी फर्स्ट द बाइकार्बोनेट्स ऑफ द एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो सबसे पहले बाइकार्बोनेट से स्टार्ट करते हैं। मैं इनके बारे में हर एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे, जेईई मेंस और नीट के हर लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट से स्टार्ट करते हैं। देखो बाइकार्बोनेट्स के अंदर अगर मैं डिस्टिंग्विश कर दूं, अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं, ग्रुप 1 का मतलब मैं यहां पर एल्कली मेटल्स की बात करूंगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम। और यहां पर मैं बात करूंगा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो यहां पर बात करेंगे ग्रुप 2 की। तो ग्रुप 1 के अंदर जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनके बाइकार्बोनेट्स का जनरल फार्मूला होता है MHCO3। मेटल पे प्लस चार्ज होता है और बाइकार्बोनेट पे होता है -1, तो MHCO3। तो यहां पर क्या क्या फार्मूले बनेंगे, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम बाइकार्बोनेट, अगला बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, अगला बनेगा पोटेशियम बाइकार्बोनेट, अगला क्या बनेगा, रुबिडियम बाइकार्बोनेट, और एक बनेगा आपका सीजियम बाइकार्बोनेट। तो ये आपके 5 बाइकार्बोनेट बनेंगे। इट इज विजिबल टू यू, यस, पांचों विजिबल है। तो ये आपके 5 बाइकार्बोनेट बन गए, लिथियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट और सीजियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसी प्रकार एल्कली मेटल के 5 बाइकार्बोनेट आपके क्या बनेंगे, देखो इसका जनरल फार्मूला होता है बाइकार्बोनेट का MHCO3 की होल ट्वाइस, ठीक है।
पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसके बाद ये डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले देखिए ग्रुप 1 के अंदर अल्कली मेटल के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, these आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। देखो इनके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा एग्जामिनर, अगर इन पांचों कंपाउंड्स को अंदर हीटिंग की जाए, इन पांचों कंपाउंड्स की हीटिंग की जाए तो कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो सबसे पहले CO2 गैस रिलीज करेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे। अगर मैं कह दूं कि आउट ऑफ लिथियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और रुबिडियम बाइकार्बोनेट, मैं सीधा प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच रखूंगा कि प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा और प्रॉब्लम को कॉन्सेप्ट से रिलेट करूंगा। ठीक है, तो मैंने पहली प्रॉब्लम आपके सामने डाली है, वो क्या है सुनो, कि आउट ऑफ लिथियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड रुबिडियम बाइकार्बोनेट, दे इफ दे आर हीटिंग, और इन चारों को हीट किया जाए तो विच कंपाउंड विल रिलीज CO2 गैस मोस्ट रेयरली, सबसे जल्दी CO2 गैस कौन सा कंपाउंड रिलीज करेगा। देखो सबसे पहली बात ये है भाई, सबसे पहले CO2 वो रिलीज करेगा जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम हो। भाई जो लो टेम्परेचर पर ही, थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही डिसोसिएट हो जाए, डीकंपोज हो जाए, भाई जिसका टेम्परेचर देने पर डीकंपोजिशन स्लो हो जाए, मतलब डीकंपोजिशन जिसका बहुत फास्ट हो, वो CO2 गैस सबसे जल्दी रिलीज करेगा। तो मैं आपको सीधा का कॉन्सेप्ट बता दूं, कभी मत भूलना, चाहे एल्कली मेटल्स के बाइकार्बोनेट्स हो, देखो नाम सुन लेना, चाहे एल्कलाइन अर्थ मेटल के बाइकार्बोनेट्स हो, चाहे आपके कार्बोनेट्स हो, चाहे नाइट्रेट हो, चाहे सल्फेट हो, चाहे हाइड्रोक्साइड हो, पांचों सुन लेना कौन कौन से बोले मैंने, चाहे बाइकार्बोनेट हो, चाहे कार्बोनेट हो, चाहे नाइट्रेट हो, चाहे सल्फेट हो और चाहे हाइड्रोक्साइड हो, पांचों के पांचों अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये पांचों पॉइंट नोट कर लेना जो मैंने बोले हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप कौन कौन से कंपाउंड्स में, एक तो बाइकार्बोनेट्स में, चाहे बाइकार्बोनेट्स हो, चाहे आपके कार्बोनेट्स हो, चाहे आपके नाइट्रेट हो, तो भूलोगे नहीं आप, चाहे आपके सल्फेट हो और चाहे आपके हाइड्रोक्साइड हो, ये पांचों कंपाउंड नोट कर लीजिए। और एक ऑक्साइड, इनके अंदर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। ठीक है, ये पार्ट ध्यान रखें, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन है। क्यों डिक्रीज करती है सर थर्मल स्टेबिलिटी, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि थर्मल स्टेबिलिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जिसको हम मेटेलिक कैरेक्टर भी कहते हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसको ये याद है वो कॉन्सेप्ट आराम से लगा लेगा। तो एक बात देखिए, जब आप टॉप टू बॉटम चलते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो सबको पता है क्या बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज के मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्टली होता है, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है कि इजी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, सीजियम लूज करेगा। तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेरे भाई थर्मल स्टेबिलिटी और आपकी डेफिनेटली इंक्रीज करेगी। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो इन पांचों कंपाउंड्स में आप बताइए, लिथियम बाइकार्बोनेट इज द लीस्ट थर्मली स्टेबल। ये क्या हुआ मेरे भाई, ये लीस्ट थर्मली स्टेबल हो गया। और ये क्या हो गया, सीजियम बाइकार्बोनेट इट इज द मोस्ट थर्मली स्टेबल। बताओ पहला क्वेश्चन आपको मिल गया कि नहीं मिल गया। एक तो आपको मिल गया कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। एक्सप्लेन करना हो आपको बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। और आपको एक ब्यूटीफुल पॉइंट से और रिलेट कर देता हूं जो थर्मल स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस में हमेशा मार खा जाते हैं। एक पॉइंट से और रिलेट कर देता हूं दोस्तों, थर्मल स्टेबिलिटी जो है ना, इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। कभी भी गलती नहीं होगी, आप लिख के मानिए इस बात को। कोवेलेंट कैरेक्टर के थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, आप खुद ही देख लीजिए। लिथियम बाइकार्बोनेट लिख रखा था मैंने। अब लिथियम का कैटायन सबसे छोटा है, लिथियम का कैटायन सबसे छोटा है, और आप फिजान रूल लगा दीजिए, स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। बोलिए बिल्कुल मानते हो कि नहीं मानते हो आप। फिजान रूल क्या कहता है, स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि एनायन सब में कॉमन है, बाइकार्बोनेट एनायन सब में कॉमन है। मैं कैटायन को कंपेयर कर रहा हूं, तो लिथियम इज द स्मॉलेस्ट साइज कैटायन एंड स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर एंड मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर लेसर इज द थर्मल स्टेबिलिटी। बोलो इस बात को आप रिलेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? बिल्कुल कर पा रहे हो आप इस बात को रिलेट।
तो लिथियम बाइकार्बोनेट सबसे लीस्ट थर्मली स्टेबल है। तो मेरे भाई लिथियम बाइकार्बोनेट को आप हीट करोगे ना तो ये जल्दी से डिसोसिएट हो जाएगा। कैसे डिसोसिएट होगा? लिथियम बाइकार्बोनेट ये हीटिंग करते ही लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस ये ऐसे रिलीज हो जाएगा। तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है, सो इट विल रिलीज CO2 गैस मोस्ट रेडियली। सबसे जल्दी CO2 गैस कौन रिलीज करेगा? अपना लिथियम बाइकार्बोनेट रिलीज करेगा मेरे भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। अगली बात करते हैं बाइकार्बोनेट से, मैं फिर कार्बोनेट से रिलेट करता हूं, ठीक है। बाइकार्बोनेट से हम अब एक बात और ध्यान रखिए, लिथियम बाइकार्बोनेट के अलावा जब सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, जितने भी बाइकार्बोनेट होते हैं, जैसे यानी कि अगर मैं MHCO3 अगर एल्कली मेटल के जितने भी बाइकार्बोनेट्स हैं उनकी बात करूं तो ये सारे के सारे डिसोसिएट होने पर क्या बनाते हैं? M2CO3 मेटल का कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 ये कंपाउंड्स ऐसे रिलीज करेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल मैं M की जगह Na ले लेता हूं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग इट विल गिव सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। बिल्कुल इजी आपके लिए, फंडामेंटल, बिल्कुल मुश्किल समझना नहीं है। तो आप जनरल फार्मूला एल्कली मेटल याद रखेंगे, लेकिन एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट आता है मेरे भाई, वो ध्यान से समझ लीजिए, उसको समझने के बाद कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के बाइकार्बोनेट्स की बात करूं, किसकी बात करूं? अल्कलाइन अर्थ मेटल के बाइकार्बोनेट्स की, तो उनका जनरल फार्मूला क्या था? बेरिलियम के बाद बेरिलियम बाइकार्बोनेट BeSCO3 की होल ट्वाइस, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgSCO3 की होल ट्वाइस, उसके बाद चलेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaSCO3 की होल ट्वाइस, उसके बाद स्ट्रोंशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और उसके लास्ट में आएगा बेरियम बाइकार्बोनेट। ये 4-5 बाइकार्बोनेट आपके बनेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और पांचों के पांचों अगर बाइकार्बोनेट्स है उनको हीट करें। देखो सबसे पहले वही बात, लिथियम का कैटायन सबसे छोटा है, स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, लेसर इज द थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? इंक्रीज करती है। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करती है? वो शायद मैंने डिक्रीज लिख दिया था, उसको ठीक कर लेना प्रोनाउंसिएशन, कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑलवेज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, मेटलिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम है तो कोवेलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा आपका? ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में नीट ने पूछा हुआ है, आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रोंशियम बाइकार्बोनेट और बेरियम बाइकार्बोनेट, इनको अगर हीट किया जाए तो सबसे पहले CO2 गैस कौन रिलीज करेगा? तो इन चारों के अंदर सबसे लीस्ट थर्मल स्टेबिलिटी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की है, तो इट विल रिलीज CO2 गैस मोस्ट रेडियली। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? ठीक है, फंडामेंटल क्लियर हो गया? डेफिनेटली फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर बता दूं, जितने भी बाइकार्बोनेट्स होते हैं यानी कि MHCO3 की होल ट्वाइस, ये बाइकार्बोनेट्स किसके हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब ग्रुप 2 के बाइकार्बोनेट्स हैं, ठीक है। तो आप M की जगह क्या क्या पुट कर सकते हो? यहाँ पर M की जगह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, पांचों पुट कर सकते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल के जितने भी बाइकार्बोनेट्स होते हैं अगर उनको हीट किया जाए तो मेरे भाई पहले तो बनाते हैं ये बाइकार्बोनेट। पहले क्या बनाएंगे? पहले कार्बोनेट बनाएंगे, और इनके कार्बोनेट का जनरल फार्मूला क्या होता है? MCO3, ठीक है, MCO3 प्लस HCO2 प्लस H2O वेपर, ठीक है, रिलीज कर देंगे, और CO2 गैस के वेपर होते हैं। लेकिन ये यहां पर भी रिएक्शन रुकती नहीं है, मेटल कार्बोनेट ये फिर से हीटिंग करने के बाद मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में रिलीज हो जाते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी है। किसके बारे में? अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में याद रखेंगे कि ग्रुप 2 के अंदर जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, कॉपी पेन लेके बैठिए, बहुत ही ब्यूटीफुल नोट्स बनेंगे। 1 से 1.5 घंटे के बाद आप लेक्चर को सुन के उठोगे आप, ठीक है। तो ग्रुप 2 के अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं बाइकार्बोनेट्स, उनको हीटिंग करने पर सोडियम, जैसे यहाँ पे एग्जांपल से प्रूव करके दिखाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया मैंने कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लिया मैंने, ठीक है, यानी कि मेटल की जगह मैंने कैल्शियम रखा है।
कैल्शियम बाइकार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो यहां पर बनेगा M की जगह कैल्शियम रख दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस CO। और ये रिएक्शन तो आप 10th क्लास से सुनते आ रहे हो कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन को जब हीट करते हैं तो यहां पर क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फॉलो मानते कि नहीं मानते, ये क्लियर हो गया। मतलब एक बात तो अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि ऑल द बाइकार्बोनेट्स ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑन हीटिंग दे फर्स्ट on decomposition give metal carbonate and they are further on heating, अगर heating continue रहे तो further on heating they produce metal oxide and CO2 गैस। ठीक है, चलिए। लेकिन एल्कली मेटल्स के बारे में एक बहुत ही खास बात है, एल्कली मेटल्स के बारे में एक बहुत ही खास बात है, वो आप सुन लीजिए। आपको ये पता होगा कि अगर लिथियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट और सीजियम बाइकार्बोनेट, इन पांचों बाइकार्बोनेट में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन पांचों बाइकार्बोनेट्स में से ये चार जो बाइकार्बोनेट है, इन चारों की बात कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। इन चार बाइकार्बोनेट्स को अगर आप हीट करते हैं तो पहले बनता है मेटल कार्बोनेट। पहले क्या बनता है, बाइकार्बोनेट से मेटल कार्बोनेट। इसमें बनेगा सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट। और किस फार्मूले के बनेंगे सबको पता है, M2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 और CS2CH2O3 बिल्कुल बनेंगे। और मेटल कार्बोनेट्स के साथ CO2 गैस प्लस H2O वेपर, ये निकल जाएंगे। लेकिन मेरे भाई इन पांचों बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट बनने के बाद ये मेटल कार्बोनेट फर्दर हीटिंग करने पर नो इफेक्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिए आप। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट को कितना भी हाई टेम्परेचर दे दो भाई साहब, ये मेल्ट हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं। बिल्कुल बहुत ही सख्त चीजें हैं ये एकदम। ये फर्दर हीटिंग करने पर मेल्ट हो जाएंगे लेकिन डिसोसिएट नहीं होंगे। क्योंकि मोस्टली बच्चों को ये डाउट होता है कि सर जैसे आपने अल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ाया वैसे अल्कलीन पढ़ लेंगे हम। बच्चे को डाउट ये हो जाता है कि सर सोडियम कार्बोनेट को फर्दर हीट करते हैं ना तो सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस CO2 ये भी डिसोसिएट हो जाना चाहिए। लेकिन मेरे भाई यहां पर डाउट मत रखना कि एल्कली मेटल्स के केस में बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट तो बन जाते हैं, लिथियम के एक्सेप्शन है, लिथियम इतना एक्सेप्शन में छोड़ रखा है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के बारे में ध्यान रखना, मेटल कार्बोनेट्स फर्दर हीटिंग करने पर मेटल ऑक्साइड्स नहीं बनाते। इसका मतलब क्या हुआ, दे फर्दर हीटिंग होने पर दे अंडरगो मेल्टिंग, ये मेल्टिंग कर जाते हैं बट डू नॉट डिसोसिएट। भाई साहब ये डिकम्पोज नहीं होते। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिए आप इसको। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन और बता दूंगा आपको। ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम इन पांचों बाइकार्बोनेट्स को, इन चारों बाइकार्बोनेट्स को थर्मल स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाओ। तो थर्मल स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर सबको पता ही है। ठीक है, इसमें से CO2 गैस सबसे जल्दी सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज करेगा और सबसे लेट कौन करेगा, सीजियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि ऐसे सॉल्ट्स के नाम बताइए जो हीटिंग करने पर डिकम्पोज नहीं होते, मेल्ट हो जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इन चारों के बाइकार्बोनेट नहीं कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये हीटिंग करने पर मेल्ट हो जाते हैं, डू नॉट डिकम्पोज। मेरे भाई डिकम्पोज नहीं होते। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कि द सॉल्ट्स व्हिच अंडरगो मेल्टिंग ऑन हीटिंग दे आर कार्बोनेट्स ऑफ द सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन लिथियम के बारे में ऐसा मैंने क्यों छोड़ा कि लिथियम का ऐसा क्या लॉजिक है सर कि आपने लिथियम के बारे में बातें नहीं की। चलिए भाई साहब, पहली बात, इन पांचों बाइकार्बोनेट में लिथियम क्या सबसे लीस्ट थर्मली स्टेबल है, सबसे लीस्ट थर्मली स्टेबल है, पहली बात तो। और इसको हीटिंग करने पर पहले बनाता है ये लिथियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। लेकिन मेरे भाई एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात है, लिथियम कार्बोनेट फर्दर डिकम्पोज हो जाता है, यही एक एक्सेप्शन केस है। ये लिथियम ऑक्साइड और CO2 में रिलीज हो जाता है।
जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी इतनी कम है बाइकार्बोनेट की भी, ये डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन कारण कारण तो बताइए, कारण बताएंगे भाई साहब इसका बहुत ही ब्यूटीफुल। सबको पता है लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, बेरिलियम के बाद बोरॉन आता है, और ये भी पता है लिथियम के नीचे सोडियम आता है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आता है, और बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम आता है। तो मेरे भाई पड़ोस की पड़ोस में अफेयर चल रहा होता है, लिथियम का अफेयर चल रहा है मैग्नीशियम के साथ, और बेरिलियम का अफेयर चल रहा है एल्यूमिनियम के साथ। तो मेरे भाई मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टीज है वो लिथियम से मैच करती है, क्योंकि इनका पड़ोस में डायगोनली कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इनका दोनों का अफेयर चल रहा है। तो जो प्रॉपर्टी मैग्नीशियम शो करता है वो प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ लिथियम भी शो करेगा मेरे भाई, बिल्कुल शो करेगा। तो जैसा आपको पता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हीटिंग करने पर मैग्नीशियम कार्बोनेट और फिर फर्दर हीटिंग करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, उसी प्रकार मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी लिथियम से मैच करती है बाय डायगोनल रिलेशनशिप। कौन सा? लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करती है बाय डायगोनल रिलेशनशिप, और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी बेरिलियम से मैच करती है। ठीक है, Li से लीना, Mg से मंगेश, लिथियम का लीना का मंगेश के साथ अफेयर चल रहा है, बिल्कुल याद रखेंगे इस बात को, और वो भी पड़ोस की पड़ोस में डायगोनली। और बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ यानी कि बीना का अल्केस के साथ चल रहा है अफेयर। ठीक है, लीना का मंगेश के साथ और बीना का अल्केस के साथ दोनों का अफेयर चल रहा है, इसलिए मोस्टली आपस में सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हीटिंग करने पर कार्बोनेट ऑक्साइड बनाता है, उसी प्रकार लिथियम बाइकार्बोनेट हीटिंग करने पर पहले लिथियम बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट और फिर ऑक्साइड बना देता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे डेफिनेटली कि मेटल। देखो जब भी आपको रिवाइज कर रहा हूं ना, बिल्कुल पीसफुल माइंड के साथ बैठ जाइए, 5 मिनट का बिल्कुल हैवी ब्रीथ लीजिए और सांस को बाहर छोड़िए और पूरा सुनिए कि अब तक हमने 2 कंपाउंड पढ़ लिए हैं, लिथियम बाइकार्बोनेट यानी कि एल्कली मेटल के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं उनको फर्दर हीट करते हैं, वो कार्बोनेट बन जाते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम को छोड़कर वो हीटिंग करने पर मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन मेरे भाई टूटते नहीं है। दूसरी बात, एल्कलाइन अर्थ मेटल के बाइकार्बोनेट्स हीटिंग करने पर पहले कार्बोनेट बनते हैं और फिर फर्दर हीटिंग करने पर मेटल के ऑक्साइड बन जाते हैं, लेकिन लिथियम बाइकार्बोनेट एक ऐसा बाइकार्बोनेट है एल्कली मेटल में जो फर्दर हीटिंग करने पर पहले कार्बोनेट और फिर ऑक्साइड में रिलीज होता है, क्योंकि लिथियम की मेरे भाई अफेयर चल रहा है मैग्नीशियम के साथ, डायगोनल रिलेशनशिप है, इसलिए लिथियम ऐसी एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। सो आई थिंक आपको बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कभी नहीं भूलोगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नाइट्रेट्स को लेकर और आगे चलिए। आ रहा है ना डेफिनेटली मजा, बिल्कुल आएगा मेरे भाई, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको सुनाऊंगा मैं। चलिए नाइट्रेट्स के बारे में सुन लेते हैं। नाइट्रेट्स ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। चलिए स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। मैंने पंखा चलाया हुआ है, बहुत गर्मी बढ़ गई थी इस वजह से। तो नाइट्रेट्स की अगर बात करूं मैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिए। नाइट्रेट्स के अंदर पहले मैं एल्कली मेटल की बात करता हूं, एल्कली मेटल्स, और फिर बात करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, दोनों के अंदर डिस्कशन करेंगे। देखो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में दोनों बता दूं। देखो एल्कली मेटल के जो नाइट्रेट्स होते हैं वो किस फार्मूले के होते हैं? MnO3, क्योंकि NO3 नाइट्रेट होता है। तो क्या क्या बनेंगे मेरे भाई? एक बनेगा लिथियम नाइट्रेट, एक बनेगा सोडियम नाइट्रेट, एक बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट, एक बनेगा रुबिडियम नाइट्रेट और एक बनेगा सीजियम नाइट्रेट। सबको पता है ये 5 नाइट्रेट बनेंगे। उसी प्रकार एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स क्या होते हैं? MnO3 की होल ट्वाइस, इस फार्मूले से बनेंगे। तो एक बनेगा आपका बेरिलियम नाइट्रेट, बेरिलियम नाइट्रेट, बिल्कुल ठीक है। एक बनेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट, बिल्कुल ठीक है। तीसरा बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट, बिल्कुल ठीक है। चौथा बनेगा स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, बिल्कुल ठीक है। और पांचवा बनेगा आपका बेरियम नाइट्रेट, बिल्कुल ठीक है। पांचों कंपाउंड मैंने लिख दिए। सबसे पहले बात मैंने आपको क्या बताया था, अभी बाइकार्बोनेट्स हो, चाहे कार्बोनेट्स हो, चाहे सल्फेट हो, चाहे नाइट्रेट हो, मतलब एनी ऑफ द कंपाउंड जिनमें टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी हमेशा डाउन द ग्रुप क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो इन पांचों बाइकार्बोनेट्स में से LiNO3 स्मॉलेस्ट साइज कैटायन, कैटायन का साइज सबसे छोटा है, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, फैजान रूल के अकॉर्डिंग, एंड हायर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, लेसर इज द थर्मल स्टेबिलिटी। तो लिथियम नाइट्रेट इज द लीस्ट थर्मली स्टेबल, लीस्ट थर्मल स्टेबिलिटी है इसकी, और ये क्या है? मैक्सिमम थर्मल
स्टेबिलिटी, नीचे नहीं दिख रहा हो लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। मैक्सिमम थर्मल स्टेबिलिटी मतलब टॉप टू बॉटम जाते हैं, इसमें भी थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है, और इसमें भी टॉप टू बॉटम जाते हैं डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आ जाए आपसे कह दिया जाए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इन चारों को थर्मल स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ तो ये लग जाएगा ऑर्डर। सबसे लीस्ट थर्मल स्टेबल बेरिलियम नाइट्रेट, सबसे मैक्सिमम थर्मल स्टेबल बेरियम नाइट्रेट, इसमें भी आप बता दोगे। लेकिन इनकी डीकंपोजिशन होने पर कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनिए। चलिए सबसे पहले एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करता हूं। एल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं MnO3 की होल ट्वाइस, MnO3 की होल ट्वाइस मतलब जितने भी ग्रुप 2 के नाइट्रेट्स होते हैं, इनको अगर आप हीट करोगे तो मेरे भाई एक बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 गैस और प्लस O2 गैस। कभी नहीं भूलेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। और NO2 इज अ ब्राउन कलर गैस, आपको पता चल जाएगा ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं वो बीकर से कंटेनर से बाहर आते हुए नजर आएंगे आपको, ठीक है। तो डेफिनेटली जैसे यहाँ पे मैं रिएक्शन करूं किस कंपाउंड की करके दिखाऊं आपको, जैसे मैंने मैग्नीशियम नाइट्रेट ले लिया, यहाँ पर Mg ले लिया, MgNO3 की होल ट्वाइस मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो यहाँ पर बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, बाकी कंपाउंड तो आपको पता ही है NO2 और O2 रहेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल रिएक्शन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ऑल द नाइट्रेट्स ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल दे ऑन हीटिंग दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड, देन विद द रिलीज ऑफ टू इंपॉर्टेंट गैसेज, ऑक्सीजन गैस कलरलेस होती है और NO2 गैस होती है ब्राउन कलर्ड गैस। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है मेरे भाई और आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए लेकिन मेरे भाई इसके चारों के अंदर याद रखेंगे कि लिथियम नाइट्रेट को छोड़कर, सबको पता है लिथियम नाइट्रेट को छोड़कर, क्योंकि लिथियम नाइट्रेट की स्ट्रक्चरल बिहेवियर होता है हमेशा, आपको पता है ग्रुप 1 का एलिमेंट है, इसमें लिथियम नाइट्रेट को छोड़ दिया मैंने। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये चारों के जो नाइट्रेट्स होते हैं इनके अंदर खास बात है, अगर आप इनको अप टू 800 डिग्री सेल्सियस 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हीट करोगे तब तक तो क्या बनाएंगे, जैसे ये बनाएंगे ये होते हैं MnO3 फार्मूले से, तो MnO3 फार्मूला की कंपाउंड है, इनको अप टू 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हीट करोगे तब तक आपको मिलेंगे MnO2 और विद द रिलीज ऑफ O2 गैस। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ये, O2 गैस रिलीज कर देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने NaNO3 लिया है सोडियम नाइट्रेट, और सोडियम नाइट्रेट को अगर मैं 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हीट करूं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तब तक तो बनेगा मेटल नाइट्राइड, नाइट्रेट से बनेंगे नाइट्राइड। इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा, जैसे 2NaNO3 यहाँ पे 2 कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो O2 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। मतलब ऑल द मेटल नाइट्रेट्स ऑन हीटिंग एट 800 डिग्री सेल्सियस, किसके केस में, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम क्या बनाते हैं, नाइट्राइड, नाइट्रेट से बनाते हैं मेटल नाइट्राइड, क्या बनाते हैं, मेटल नाइट्राइड एंड विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस। लेकिन मेरे भाई अगर इन कंपाउंड को 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हीट कर दिया जाए, अगर इनको मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हीट कर दिया जाए तो ये बना देते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस N2 गैस प्लस O2 गैस। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। NaNO3 है, अगर इसको 800 डिग्री सेल्सियस हीट करेंगे तो नाइट्राइड बनेगा, अगर इसको मैं मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई क्या कर दूं हीटिंग, तो ये बनाएगा सोडियम का ऑक्साइड प्लस N2 गैस प्लस O2 गैस। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे एग्जाम के लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं तभी तो कह रहा था कॉपी पेन लेके बैठिए, आप ऐसे सुनोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा, एक बार लिख लोगे तो नोट्स भी बन जाएंगे और दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूजफुल। लेकिन मेरे भाई ये सारे बिहेवियर शो करते हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लेकिन लिथियम का केस फिर से जोड़ दिया मैंने, सर लिथियम के बारे में फिर से जोड़ दिया आपने, तो मेरे भाई लिथियम के बारे में वही खास बात है जो आपको याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लिथियम की भाई साहब अफेयर चल रहा है मैग्नीशियम के साथ। जो प्रॉपर्टी मैग्नीशियम ने शो की थी कि मैग्नीशियम नाइट्रेट हीट करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर गैस और ऑक्सीजन बनाता है, इसी प्रकार ये भी मेरे भाई लिथियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे तो ये बनाता है Li2O प्लस NO2 गैस प्लस
ठीक है, चाहे पे इसका भी दिखा सकते थे। तो लिथियम नाइट्रेट एडिट करने पर Li2O प्लस NO2 प्लस O2 इस तरीके से शो करता है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो लिथियम नाइट्रेट हीटिंग करने पर लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस में रिलीज होता है, क्योंकि लिथियम की प्रॉपर्टी डायरेक्टली किससे मैच करती है, मैग्नीशियम से। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेटल नाइट्रेट। टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स होते हैं मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर गैस ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, लेकिन अल्कली मेटल्स में केवल लिथियम को छोड़कर लिथियम रिलीज करता है NO2 गैस O2 गैस, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करती है। बाकी सारे के सारे लो टेम्परेचर पर तो नाइट्राइट बनाते हैं और हाई टेम्परेचर पर नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। ऑक्सीजन गैस दोनों में निकलेगी, लेकिन लो टेम्परेचर पर नाइट्राइट और हाई टेम्परेचर पर N2 गैस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो नाइट्रेट हो गया। अगला लेते हैं सल्फेट के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, अब कंपाउंड नंबर 4 पे आ चुके हैं। हम बाइकार्बोनेट पढ़ चुके हैं, कार्बोनेट पढ़ चुके हैं और नाइट्रेट्स पढ़ चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन है सारे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं कंपाउंड नंबर 4, दैट इज अबाउट द सल्फेट। देखो सल्फेट में मोस्ट प्रोबेबली कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो सल्फेट्स होते हैं वो होते हैं MsO4 फॉर्मूले के। M की जगह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, ये 5 कंपाउंड बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, टॉप टू बॉटम सभी को पता है थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, चाहे वो कार्बोनेट हो, चाहे बाइकार्बोनेट हो, चाहे सल्फेट हो, चाहे नाइट्रेट हो, चाहे वो आपका हाइड्रोक्साइड हो, चाहे ऑक्साइड हो। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में, अल्कली मेटल के केस में। ठीक है, तो नो डाउट थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। लेकिन दूसरा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि वाटर में सोल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है मेरे भाई। और कितने बच्चों को पता है कि बेरियम सल्फेट के वाइब्रिटी होते हैं, 10th क्लास में कब रिएक्शन पढ़ते हो डबल डिस्प्लेसमेंट में, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, तो बनता है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, याद है? वहां पे बेरियम सल्फेट के वाइब्रिटी बनते हैं। और भाई जिसकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है उसकी सोल्युबिलिटी तो कम होती है ना। मोर इज द प्रेसिपिटेशन लेसर इज द सोल्युबिलिटी। इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट में सोल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज करती है। अब सर आपने बता तो दिया डिक्रीज करती है, क्यों डिक्रीज करती है मेरे भाई? सुनो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, इसके अंदर कॉन्सेप्ट लग रहा है हाइड्रेशन एनर्जी का। टॉप टू बॉटम जाते हैं ना हाइड्रेशन एनर्जी। देखो पहली बात तो सुन लो, हाइड्रेशन एनर्जी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? सोल्युबिलिटी के। क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी होती है कि किसी भी कंपाउंड के 1 मोल को वाटर में डिसॉल्व करने से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। अब हाइड्रेशन एनर्जी पता है किसके ऊपर डिपेंड करती है? आयंस के साइज के ऊपर। भाई जो आयन छोटा होगा इट विल बी इजीली हाइड्रोलाइज्ड, और जो आयन बड़ा होगा इट विल बी डिफिकल्ट टू हाइड्रोलाइज। तो आप मुझे एक बात बताइए, बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रोंशियम +2 और बेरियम +2, यही 5 आयन है ना। सल्फेट सब में कॉमन है, SO4 नेगेटिव। तो बेरिलियम +2 दिस इज द स्मॉलर साइज कैटायन, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी बिकॉज इट विल बी इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय द वाटर। क्यों? कारण यही है, जैसे मैं कह दूं मैं कह दूं आपके 2 इंसान है, एक छोटा बच्चा है और एक है बड़ा बच्चा है। ठीक है, एक छोटा बच्चा है वो 3 साल का है, एक बड़ा बच्चा है वो 6 साल का है। ठीक है, और दोनों को रेस में भगा दिया और पीछे से पानी आ रहा है और वो आगे भाग रहे हैं, पीछे से पानी आ रहा है। तो मुझे बताइए कौन सा बच्चा पानी में भीग जाएगा? बच्चा पानी में वो भीगेगा जल्दी जिसके पैर छोटे हैं, जो धीरे धीरे चलता है। आया कॉन्सेप्ट समझ में? भाई साहब जो धीरे धीरे चलता है उसको पानी अपने अंदर संभाल लेगा, उसको डिसॉल्व कर लेगा, और जिसके पैर बड़े हैं वो जल्दी जल्दी पानी से बाहर निकल जाएगा, यानी कि वो हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे रिलेट कीजिए। इन 5 के अंदर जैसे 5 रेस में भाग रहे हैं, 5 इंसान है, 5 रेस में भाग रहे हैं। ये इसकी स्पीड सबसे तेज है क्योंकि इसके साइज बड़ा है, लेंथ ज्यादा है, बॉडी लेंथ ज्यादा है, तो जल्दी भाग रहा है ये, तो ये इजीली हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा पानी से। ये पानी में जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज इट इज स्मॉलर साइज कैटायन। स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, मोर इज द हाइड्रेशन एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा सोल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो इन 5 सल्फेट में से बेरिलियम सल्फेट इज द मैक्सिमम सोल्युबल इन वाटर
एंड बेरियम सल्फेट इज द मिनिमम सोल्यूबल इन वाटर। कॉन्सेप्ट समझ में आया मेरा? बिल्कुल डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान रखेंगे अल्कली मेटल के सल्फेट में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर इंक्रीज करती है, ठीक है। और साथ ही साथ यहां पर एक चीज और रिलेट कर दूं, सल्फेट के साथ साथ एक बार जो सुन लो, बाद में बतानी पड़ेगी, सल्फेट के साथ साथ हाइड्रोक्साइड जो होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स, उनकी भी सोल्युबिलिटी वाटर में डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड इन टॉप टू बॉटम जाएंगे, वाटर में सोल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। ये बात याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, सोल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज करती है, ठीक है। अब पहली क्वेश्चन, अगर सल्फेट को हीट करते हैं तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का कोई भी सल्फेट हो, अगर उसको आप हीटिंग करेंगे, क्या करेंगे? हीटिंग करेंगे, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। देखो 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हीट करोगे किसी भी सल्फेट को, बेरिलियम हो चाहे क्या बेरिलियम तक हो, किसी मेटल सल्फेट को 800 डिग्री सेल्सियस तक हीट करोगे तो मेरे भाई पहले तो बनाएंगे मेटल ऑक्साइड, और कौन सी गैस निकलेगी? SO3 गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? SO3 गैस। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर कर दे, लगभग 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया जाए, बहुत ही वेरी हाई टेम्परेचर, तो ये रिलीज हो जाते हैं किसमें? मेटल ऑक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस और प्लस ऑक्सीजन गैस, ये तीन कंपाउंड में रिलीज होते हैं। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, जैसे नाइट्रेट पढ़ाया था, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मेरे पास कैल्शियम सल्फेट है, क्या है? कैल्शियम सल्फेट। अगर मैं कैल्शियम सल्फेट को हीट करूं 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, कितने तक? 800 डिग्री सेल्सियस तक, तब तो बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस डेफिनेटली। लेकिन अगर इसको हाई टेम्परेचर दे दिया मैंने 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बिल्कुल फर्नेस जितना टेम्परेचर, तो ये डिफ्यूज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट, वही बात है नाइट्रेट वाली, लो टेम्परेचर पर SO3 गैस रिलीज करते हैं और हाई टेम्परेचर पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ये आप नोट करके चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहां पर देखो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन लिखी है कि अल्कली मेटल के केस में बिल्कुल वही बात कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के जो सल्फेट होते हैं ना, दे डीकंपोज, डोंट डीकंपोज ऑन हीटिंग। ये हीटिंग करने पर मेल्ट हो जाएंगे भाई साहब, डीकंपोज नहीं होते, दे अंडरगो मेल्टिंग। बिल्कुल वही बात है, जैसे मैंने कार्बोनेट में कहा था, ये मेल्ट हो जाते हैं मेरे भाई, हीट नहीं होंगे, डीकंपोज नहीं होंगे कार्बोनेट की जैसे। तो आपको ध्यान रखने, अल्कली मेटल के कार्बोनेट और अल्कली मेटल के सल्फेट कौन कौन से? लिथियम को छोड़कर सारे के सारे दे अंडरगो मेल्टिंग ऑन हीटिंग बट डोंट डीकंपोज, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन लिथियम का पता है अफेयर चल रहा है मैग्नीशियम के साथ, तो लिथियम सल्फेट भी वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो अल्कलाइन अर्थ मेटल शो करते हैं। तो एक बनाएगा लिथियम ऑक्साइड, एक बनाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड लो टेम्परेचर पर, और हाई टेम्परेचर कर दिया जाए, दिस इज हाई टेम्परेचर, दिस इज लो टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पर लिथियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और O2 गैस। आ गया फंडामेंटल समझ में? नहीं भूलोगे आप, डेफिनेटली बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये था नाइट्रेट के बारे में। ये थे चार इंपॉर्टेंट कंपाउंड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है, नाइट्रेट और सल्फेट। इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, हम बिल्कुल छोड़ के चलते हैं इनको, हम इनको टॉपिक्स को बिल्कुल ऐसे समझते हैं, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। अब डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टी, और फिर लास्ट में लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी सभी को आती है मोस्ट प्रोबेबली, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, तो उनको ज्यादा डिटेल में लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बच्चे सारे कर लेते हैं। मैं वो टॉपिक उठा रहा हूं इस ब्लॉक में जो मोस्टली बच्चे समझ नहीं पाते और फोबिया समझते हैं उस चीज को, ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद द एयर। अब एयर में देखो, आपको पता है नाइट्रोजन का कंटेंट ज्यादा होता है 78%, ऑक्सीजन का कंटेंट होता है 21%। तो ये अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल है, नाइट्रोजन के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी, दोनों के साथ रिएक्शन करती है। ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बनेंगे, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड्स बनेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, अब दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। देखो पहले अल्कलाइन अर्थ मेटल का पॉइंट क्लियर कर दूं,
अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, M का मतलब यहाँ पर क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 2 एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना, ये तीनों के जो नीचे ऑक्साइड है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये परऑक्साइड बनाने की कैपेसिटी भी रखते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑक्साइड आयन तो सिंपल होता है O2 नेगेटिव, इसका साइज छोटा होता है, ऑक्साइड आयन का साइज छोटा होता है, इसलिए ये बेरिलियम मैग्नीशियम के साथ इजीली इंटरेक्ट करता है, अच्छे से इंटरेक्ट कर लेता है। लेकिन बेरिलियम मैग्नीशियम है ना, वो परऑक्साइड नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? बनाते तो है लेकिन अनस्टेबल बनते हैं। क्यों? क्योंकि बेरिलियम मैग्नीशियम का साइज छोटा है, ठीक है, परऑक्साइड का आयन का साइज बड़ा होता है, तो छोटा आयन बड़े आयन के साथ इजीली इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। तो डेफिनेटली बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो परऑक्साइड की फॉर्मेशन नहीं करते, लेकिन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये तीनों का ऑर्डर है ईजो परऑक्साइड फॉर्मेशन। सबसे जल्दी परऑक्साइड बनाएगा बेरियम, क्योंकि इसका साइज सबसे लार्ज है और परऑक्साइड आयन सबसे साथ जल्दी इजीली अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा देन एज कंपेयर टू स्ट्रोंशियम देन कैल्शियम। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ परऑक्साइड फॉर्मेशन। लिख लेना, दिस इज द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ परऑक्साइड फॉर्मेशन, ईज ऑफ परऑक्साइड फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि परऑक्साइड होता है O नेगेटिव, O2 नेगेटिव, दोनों ऑक्सीजन पे परऑक्साइड लिंकेज होती है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका साइज बड़ा होता है, तो इसके साथ इजीली इंटरेक्ट कौन करेंगे? नीचे वाले कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो यह बात ध्यान रखेंगे। पहला पार्ट तो क्लियर हो गया एल्कली मेटल के बारे में। दूसरा पार्ट एल्कली मेटल्स मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट, कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 3 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। कितने टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं? 3 टाइप के। और तीनों टाइप के ऑक्साइड कौन कौन से हैं? सबसे पहला लिथियम जो है यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है लिथियम ऑक्साइड, मतलब ये फार्मूला हुआ M2O, इसको बोलते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नॉर्मल ऑक्साइड। दूसरा, अगर सोडियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है सोडियम परऑक्साइड, और इसका जनरल फार्मूला है M2O2, और ये है परऑक्साइड। क्या बनाते हैं? परऑक्साइड। और जो नीचे वाले 3 है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये तीनों के तीनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं। जैसे एक लिख देता हूं मैं, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तो इनका जनरल फार्मूला होता है MO2, MO2। तो दीज आर सुपर ऑक्साइड। These are the 3 important oxides of the alkali metal। alkali metal में लिथियम मोस्ट प्रोबेबली नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, उसके बाद आपका सोडियम बनाता है परऑक्साइड, और आपका पोटेशियम बनाता है सुपर ऑक्साइड आयन, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, क्योंकि लिथियम का साइज स्मॉल होता है, ये ऑक्साइड आयन के साथ इजीली अच्छा इंटरेक्ट करता है। सोडियम का साइज और लार्ज हो गया, ये परऑक्साइड के साथ अच्छा इंटरेक्ट करता है, और पोटेशियम बनाता है सुपर ऑक्साइड, ठीक है। और सुपर ऑक्साइड के बारे में एक खास बात बता दूं, परऑक्साइड और ऑक्साइड डायमैग्नेटिक होते हैं। लिख लीजिए, सुपर ऑक्साइड मेरे भाई पैरामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, आपको प्रूव करके दिखाता हूं कैसे पैरामैग्नेटिक होते हैं। देखो, क्योंकि अगर मैं पोटेशियम ऑक्साइड की बात करूं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की, तो ये है K पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव, ये होता है सुपर ऑक्साइड आयन। और सुपर ऑक्साइड आयन के अंदर अगर O2 नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पर आएंगे 17 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 17। और 17 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसके पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा। तो डेफिनेटली सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं यहाँ पर मेरे भाई? डायमैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं? सॉरी, पैरामैग्नेटिक होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। तो ध्यान रखेंगे, सुपर ऑक्साइड का पैरामैग्नेटिक, और लेकिन आपके जो परऑक्साइड होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि परऑक्साइड में O2 नेगेटिव होता है, और 2 नेगेटिव करेंगे तो हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, और 18 इलेक्ट्रॉन में पाई स्टार में कोई भी और इलेक्ट्रॉन है वो अनपेड नहीं बचेगा, पेड हो जाते हैं। इसलिए ये क्या है? परऑक्साइड तो होता है आपका डायमैग्नेटिक, और सुपर ऑक्साइड होता है पैरामैग्नेटिक। परऑक्साइड का मतलब डायमैग्नेटिक, PD याद रखना, सुपर ऑक्साइड होते हैं पैरामैग्नेटिक, SP याद रखना, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे। चलिए, अब बहुत ही ब्यूटीफुल रिएक्शन आती है इन दोनों की, कि मेटल के इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो इनके अंदर क्या क्वेश्चन पुट अप होता है। देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आता है, मैं आपके सामने लेकर आता हूं, बड़ा ध्यान से सुनना। देखो, जो नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं ना,
उनकी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। आपको दिखाता हूँ। नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब M2 लिख देता हूँ। यहाँ पर M क्या ले सकते हो आप, लिथियम ले सकते हो, ठीक है, विजिबल होगा आपको ये, हाँ M यहाँ पर लिथियम ले सकते हो। तब तो बनाते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, केवल। लेकिन अगर परऑक्साइड के साथ वाटर के एडिशन किया जाए तब बनते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस। और यहां पर आप मेटल ले सकते हैं सोडियम, बिल्कुल। लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिएक्शन है। अगर सुपर ऑक्साइड हो, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तब हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब तीनों बनते हैं, हाइड्रोक्साइड भी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस और O2 गैस। ध्यान रखना, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला और ये वाली रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप M क्या ले सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली पोटेशियम। तो सोडियम पेरोक्साइड की और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन पेपर में बहुत बार आई हुई है, ध्यान से समझ लीजिए। आज आपकी ट्रिक बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ठीक है। सुनिए, सुपर ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज करते हैं, और आपके सुपर ऑक्साइड जो होते हैं वो पेरोक्साइड का हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड रिलीज करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्या ट्रिक है इसके पीछे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम बनाता है केवल हाइड्रोक्साइड, लिथियम का मोनोऑक्साइड, जो लिथियम का नॉर्मल ऑक्साइड है, देखो नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं केवल हाइड्रोक्साइड, पेरोक्साइड बनाते हैं हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन सुपर ऑक्साइड बनाते हैं हाइड्रोक्साइड भी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी और ऑक्सीजन गैस भी, ठीक है। ट्रिक समझाता हूँ। देखो सबसे पहले पेरोक्साइड के अंदर देखो ये दोनों क्यों बनते हैं। पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सोडियम का Na2O2 प्लस H2O, इसमें रिएक्शन होने पर NaOH बनता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनती है। ये दोनों प्रोडक्ट क्यों बने वो चेक करते हैं पहले, ठीक है। देखो तो आपको बताता हूँ, सिंपल सी ट्रिक है, ध्यान से समझना। देखो Na2O2 कैसे लिख सकता हूं मैं, 2Na पॉजिटिव प्लस O2 2 नेगेटिव, यही है नहीं भाई। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसे डिसोसिएट होता है, 2Na पॉजिटिव और O2 में कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव। अब O2 2 नेगेटिव कैसे लिख सकते हैं, देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक नेगेटिव इस पर, एक नेगेटिव इस पर। आगे बढ़ते बढ़ते समझ में, अब मेरे भाई कितने सोडियम है, 2 सोडियम है मेरे भाई। वाटर ले आइए, वाटर के आयन कर दो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे, 2 H पॉजिटिव होंगे और 2 ही OH नेगेटिव होंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। 2 H पॉजिटिव है ना, तो 2 H पॉजिटिव में से एक H पॉजिटिव और एक H पॉजिटिव, एक तो इस पे लगा दीजिए, एक इस पे लगा दीजिए, तो O नेगेटिव H पॉजिटिव, O नेगेटिव H पॉजिटिव। क्या ये ऐसे नहीं बन गया, देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन H और H, क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्ट्रक्चर होती है, तो डेफिनेटली एक तो बन गया H2O2 और देखो 2 Na पॉजिटिव और 2 OH नेगेटिव, क्या बन जाएंगे 2 NaOH। आगे बढ़ते बढ़ते हमने भाई साहब ट्रिक समझाऊंगा आपको, ट्रिक समझ गए ना एक बार तो गलती नहीं होती कभी भी। अब आप प्रोडक्ट का भी नहीं भूलोगे, प्रोडक्ट याद रखने का यह मैकेनिज्म है, क्यों बनता है भाई पता होना चाहिए हमें। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट्टाफिकेशन नहीं है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्योरली एंड प्योरली कॉन्सेप्ट है। और पी ब्लॉक के अंदर देखना इतनी ट्रिक्स है मेरे पास, हंड्रेड्स ऑफ ट्रिक्स बताऊंगा आपको पी ब्लॉक के अंदर रिएक्शंस को याद करने के लिए। एक भी रिएक्शन आपको क्या लगे ना कि सर ये रिएक्शन हमें क्रैम करनी पड़ रही है पी ब्लॉक के अंदर, तो आप लेक्चर देखने छोड़ देना भाई साहब, इतने पूरी श्योरिटी देता हूँ आपको। पी ब्लॉक के अंदर एक एक रिएक्शन आपको याद रखने का तरीका बताऊंगा विदाउट एनी क्रैमिंग। चलिए मगिंग अप कर लेते हैं, कुछ बच्चे रट्टाफिकेशन कर लेते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया, पेरोक्साइड में क्यों बनता है ये, चलिए नोट डाउन कर लेना इसको साथ साथ। दूसरा सुपर ऑक्साइड में समझते हैं, सुपर ऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन गैस क्यों निकलती है। अब देखो दूसरी रिएक्शन क्या है, KO2 प्लस H2O, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस भी बनती है और साथ में ऑक्सीजन गैस भी बनती है, ठीक है। ये क्यों बना चेक करते हैं। देखो सबसे पहले पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इसको डिसोसिएट करते हैं K पॉजिटिव प्लस
O2 नेगेटिव। ऐसे डिसोसिएट होगा ये, सबको पता है डेफिनेटली। अब क्या करता हूं मैं, देखो ध्यान से, 2H2O कर देते हैं। 2H2O में क्या होते हैं, 2 H पॉजिटिव और 2 OH नेगेटिव, है ना। और ये भी कर देते हैं 2KO2, 2KO2, तो ये भी हो जाएगा 2K पॉजिटिव और 2O2 नेगेटिव। क्लियर हो गया, इतना सभी को समझ में आ गया होगा डेफिनेटली। 2KO2 क्या होता है, 2K पॉजिटिव प्लस 2O2 नेगेटिव। बल्कि एक बात तो क्लियर कर लो, 2K पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव, 2OH नेगेटिव, 2K पॉजिटिव 2OH नेगेटिव, 2KOH तो बाहर हो गए, ये तो बन गया। बाकी डिस्कस करने हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ साथ O2 क्या निकलता है। अब पहली बात सुनो, O2 नेगेटिव जो बना है सुपर ऑक्साइड आयन, उसके साथ तो एक H पॉजिटिव जोड़ सकते हो आप। कितने H पॉजिटिव जोड़ सकते हो, एक H पॉजिटिव, क्योंकि पेरोक्साइड तो नहीं है, सुपर ऑक्साइड है। लेकिन ये कोई कंपाउंड होता नहीं है, OOH नहीं होता ना। तो आप क्या करोगे मेरे भाई, अब क्या करो, ये बहुत बड़ा लॉजिक है। ये 2O2 नेगेटिव है, इसको आप डिस्प्रपोर्शनेट कर लो। कैसे, 2O2 नेगेटिव का लिख सकते हो ना, O2 2 नेगेटिव प्लस O2। बोलो गलती होगी नहीं, कहीं भी गलती हो तो बता देना। देखो 2O2 के अंदर कितने ऑक्सीजन है, 4, 2 यहाँ कर दिए, 2 यहाँ कर दिए। इधर रिएक्टेंट साइड में चार्ज कितना है, -2, प्रोडक्ट साइड में देख लो -2 है। इसका मतलब है सुपर ऑक्साइड आयन है ना, सुपर ऑक्साइड आयन वो डिस्प्रपोर्शनेट होकर ऑक्सीजन एक तो नॉर्मल और परऑक्साइड आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। देखो इसमें चार्ज है -1, ये चार्ज हो गया -2 और ये चार्ज हो गया 0। तो -1 से -2 जा रहा है, तो क्या हो गया, बोलिए, रिडक्शन, और -2 से 0 जा रहा है ऑक्सीडेशन। तो सुपर ऑक्साइड आयन। अब O2 2 नेगेटिव का लिख सकते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नेगेटिव नेगेटिव। अब नेगेटिव नेगेटिव साथ क्या लग जाएगा, H पॉजिटिव H पॉजिटिव। तो 2 H पॉजिटिव थे ये आके यहाँ पर लग जाएंगे, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा और O2 गैस एज इट इज रिलीज हो जाएगी। आगे फंडामेंटल समझ में कभी गलती नहीं होगी भाई साहब, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ तो आपको क्लियर हो गई बात कि सुपर ऑक्साइड क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस पेरोक्साइड, और सुपर ऑक्साइड क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी बनाते हैं। क्योंकि सुपर ऑक्साइड आयन डिस्प्रपोर्शनेट होकर पेरोक्साइड आयन और नॉर्मल ऑक्सीजन बना लेता है। आया समझ में भाई साहब, बहुत अच्छे से फंडामेंटल है मेरे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ऑक्सीजन के बाद अगली रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन विद नाइट्रोजन। बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, नाइट्रोजन के साथ एल्कली मेटल के अंदर केवल लिथियम रिएक्ट करता है, क्योंकि लिथियम की प्रॉपर्टी डायगोनल रिलेशनशिप में मैग्नीशियम से मैच करती है। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल सारे के सारे नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाते हैं। ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। नाइट्राइड में क्या पाएंगे, देखो जितनी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, मेटल की रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ होती है, तो नाइट्राइड का जनरल फॉर्मूला होता है M3N2। क्या होता है, M3N2। कारण क्योंकि मेटल और नाइट्रोजन, नाइट्राइड होते हैं -3, नाइट्राइड क्या होता है -3, और मेटल को होता है +2 चार्ज अल्कलाइन अर्थ मेटल में। तो कौन फार्मूला क्या बनेगा, M3N2, M3N2। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं मेटल की जगह ले लेता हूँ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर मैं नाइट्रोजन से करूँ तो यहाँ पर बनेगा Mg3N2। दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या बोलेंगे इसको, मैग्नीशियम नाइट्राइड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे बैलेंसिंग कर लेते हैं 3Mg + N2। ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। और मैग्नीशियम के बारे में खास बात हो रहा है कि मैग्नीशियम बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाइट पाउडर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। और मैग्नीशियम बर्न्स विद ए व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, बहुत ही डेजलिंग फ्लेम निकलती है, व्हाइट फ्लेम, और जो आंखों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। सो ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन, आईज शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द बर्निंग रिबन। आईज को दूर रखना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ही व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है जो विट इज हार्मफुल फॉर द आईज। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनता है। तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ बनाता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब नाइट्राइड के बारे में एक बहुत ही खास बात बता दूं आपको, कभी नहीं भूलना, लिख लो, गांठ बांध लो, पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन आते आते हैं। ठीक है, आपको बता देता हूँ। देखो पॉइंट क्या है, अब नाइट्राइड कौन कौन से बनेंगे, बेरिलियम नाइट्राइड Be3N2, एक बनेगा मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, एक बनेगा कैल्शियम नाइट्राइड, एक बनेगा स्ट्रोंशियम नाइट्राइड और एक बनेगा बेरियम नाइट्राइड। इन पांचों नाइट्राइड में से
इन चार की अगर बात करें तो ये तो होते हैं आयनिक सॉलिड्स, क्योंकि इनका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। बेरिलियम कैटायन का साइज छोटा होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर होता है इसके अंदर, तो ये होता है कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। इसमें इसका मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे कम आएगा, ठीक है, और सबसे जल्दी डिकम्पोज हो जाता है ये, क्योंकि अगर इसकी हीटिंग कर देना तो बेरिलियम और नाइट्रोजन में फिर से डिकम्पोज हो भी जाता है, क्योंकि इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, बहुत ही कम होती है। तो ये कोवैलेंट कंपाउंड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। तो दीज आर द आयनिक सॉलिड्स, व्हाइट आयनिक सॉलिड होते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट भी इनका हाई होता है ये। और नाइट्राइड फॉर्मेशन की ईज होती है वो इधर बढ़ती जाती है, ईज ऑफ नाइट्राइड फॉर्मेशन। सबसे जल्दी नाइट्राइड कौन बनाएगा आपका, बेरियम नाइट्राइड, और इसके अंदर सबसे लीस्ट फॉर्मेशन होती है नाइट्राइड की। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अब एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंटर बता दूं आपको, जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्राइड्स होते हैं, लिख लीजिए, जितने भी नाइट्राइड्स होते हैं अगर उनकी हाइड्रोलिसिस कर दी जाए तो मेरे भाई अमोनिया गैस रिलीज होती है, लिख लीजिए, और उस एल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। और क्या बनेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऑल द नाइट्राइड्स ऑफ द एनी मेटल दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस, दे फॉर्म अमोनिया गैस। प्रूव करके दिखाऊं, रिएक्शन पेपर में आई हुई है। देखो आप मैग्नीशियम नाइट्राइड ले लीजिए Mg3N2, इसकी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो पेपर में क्वेश्चन आया था कि बाय द हाइड्रोलिसिस, जेईई मेंस के अंदर, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द मैग्नीशियम नाइट्राइड हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया गैस विल बी रिलीज। अमोनिया गैस के कितने मोल्स बनेंगे। आप ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछना चाहिए था, उनको क्वेश्चन ऐसे पूछना चाहिए था कि मैग्नीशियम नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करने पर कौन सी गैस रिलीज होती है, और गैस के ऑप्शन देने चाहिए थे, क्योंकि अब अमोनिया गैस रिलीज होती है तो बच्चे बैलेंसिंग तो कर ही लेंगे, मैग्नीशियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा इसमें। देखो यहाँ पर कितने हैं, नाइट्रोजन है 2, तो अमोनिया के 2 मोल बनेंगे, सभी बच्चे कर लेते। और मैग्नीशियम कितना है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर आएगा 3, हो गया। ऑक्सीजन 6 और 6 12, तो 6H2 हो जाएगा। ये बड़ा इजी से कॉन्सेप्ट था कि मैग्नीशियम नाइट्राइड हाइड्रोलिसिस करने पर अमोनिया गैस रिलीज करता है विद द रिलीज ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूँ कैसे हुई रिएक्शन। भाई साहब मेरे पास ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर है, अगर आप पूछने वाले बनो, बस आप बस पूछने वाले बनो, मेरे पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है, ठीक है। आप ये बात ध्यान रखिए, मैग्नीशियम नाइट्राइड के साथ ये कोवैलेंट कंपाउंड है। अब कुछ पॉइंट और बता दूं आपको, नाइट्राइड के साथ साथ रिएक्शन विद हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे हाइड्राइड, हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएंगे, हाइड्राइड। हाइड्राइड सबको पता होगा, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड। ये अल्कली मेटल के हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं, कैल्शियम बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड, ये बनेंगे, ठीक है। हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे अलग है। देखो अब तक जितने पढ़ रहे थे, ध्यान से सुना क्वेश्चन, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, उन सब के अंदर डाउन द ग्रुप जाते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन हाइड्राइड के केस में अब नहीं होता। हाइड्राइड केस में H नेगेटिव का साइज बहुत छोटा होता है हाइड्राइड आयन का, तो जितना कैटायन जितना छोटा होगा हाइड्राइड का इजीली इंटरेक्ट होगा। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंडेंट होती है थर्मल स्टेबिलिटी मेटल MH बॉन्ड के ऊपर, MH बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड बनेगा LiH, ये बॉन्ड लेंथ सबसे स्मॉल है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो मेरे भाई तो MH बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है ना हाइड्राइड के केस में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थर्मल स्टेबिलिटी के। तो हाइड्राइड के केस में ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ, हाइड्राइड के केस में ध्यान रखना, डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, क्योंकि MH बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी घटती है, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती है डाउन द ग्रुप। तो ऑर्डर ये आएगा आपकी बात, हाइड्राइड के केस में ऑर्डर ये आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, पहली क्वेश्चन तो ये याद रखेंगे। दूसरा, हाइड्राइड फॉर्मेशन होती है तो ईज ऑफ हाइड्राइड फॉर्मेशन भी इस पे ध्यान रखेंगे आप। हाइड्राइड फॉर्मेशन के लिए बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड
ये दोनों कोवलेंट होते हैं क्योंकि इनके कैटायन का साइज स्मॉल होता है। ये दोनों हाइड्राइड कोवलेंट होते हैं। उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये आपके आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि टॉप टू बॉटम क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, कोवलेंट कैरेक्टर घटता है, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो ये कैसे हाइड्राइड है, आयनिक हाइड्राइड्स है। दीज आर आल्सो कॉल्ड सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। पढ़ा होगा आपने कि एस ब्लॉक के एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाते हैं। दीज आर आयनिक हाइड्राइड, सलाइन हाइड्राइड, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। तो इसमें एग्जांपल दे सकते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्योंकि लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड कोवलेंट होते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, ठीक है। और ये पॉलीमरिक चेन भी बना लेते हैं। कैसी चेन बना लेते हैं, बेरिलियम का हाइड्राइड तो है ना, पॉलीमरिक चेन बना लेता है, ठीक है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। और ये लेविस एसिड काम करता है। किसका काम करता है, लेविस एसिड काम करता है। पहला क्वेश्चन। और कल अभी बताया था मैंने, नाइट्राइड हाइड्रोलिसिस करने पर कौन सी गैस रिलीज करते हैं, अमोनिया। हाइड्राइड रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखना, कैल्शियम हाइड्राइड की क्वेश्चन आ गया और वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस हो तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे, मेटल का हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। देखो करके दिखाता हूँ। कैल्शियम हाइड्राइड का रिजल्ट होगा कैल्शियम +2 और हाइड्राइड में क्या होता है 2H नेगेटिव, है ना। और वाटर के 2 मोल्स ले लो, वाटर पे 2H पॉजिटिव है और 2 ही OH नेगेटिव है। तो कैल्शियम +2 और 2 OH नेगेटिव क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और 2H नेगेटिव 2H पॉजिटिव क्या बनेंगे मेरे भाई, 2H2 गैस बन गया। ऐसे ऐसे ट्रिक सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, तो आपको याद रहेगा। देखो और भी बता देता हूँ, लिख लो, टेबल बना लो। नाइट्राइड के हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमोनिया गैस निकलती है। दूसरा लिख लो, हाइड्राइड के हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। और लिख लो, फॉस्फोइड के हाइड्रोलिसिस करते हैं, फॉस्फोइड में निकलती है फॉस्फीन गैस। देखो लिख के करके दिखाता हूँ। ये कैल्शियम हाइड्राइड था, ये कैल्शियम हाइड्राइड था। अगर ये कैल्शियम नाइट्राइड होता Ca3N2, अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं तो यहां पर बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस। वेरी ब्यूटीफुल। अगर एक कैल्शियम फॉस्फेट होता, पहले फॉस्फेट सुनो क्या होता है भाई, नाइट्रोजन के नीचे तो आता है फॉस्फर, फॉस्फोरस पे -3 चार्ज होता है, तो क्या बनेगा Ca3P2 प्लस वाटर। भाई इसमें N2 था तो अमोनिया निकली थी, फॉस्फाइड होगा तो क्या निकलेगी, फॉस्फीन गैस, तो PH3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल एज इट इज फार्मूला है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, अगला जेईई मेंस के क्वेश्चन में कि बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द कैल्शियम फॉस्फाइड हाउ मेनी मोल्स ऑफ फोस्फीन्स आर रिलीव्ड, तो आप कहोगे 2 मोल्स ऑफ द फोस्फीन्स आर रिलीव्ड, क्योंकि यहाँ पर 2 फास्फोरस है, 2 कर दिया, यहाँ 3 है, यहाँ 3 कर दिया, यहाँ ऑटोमेटिकली 6 आ जाएगा। बिल्कुल वही बात है, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये हो गया था 3। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन को आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, हाइड्राइड के हाइड्रोलिसिस से हाइड्रोजन गैस, नाइट्राइड के हाइड्रोलिसिस से नाइट्रोजन गैस, फॉस्फोराइड के हाइड्रोलिसिस से फॉस्फीन गैस। और एक और बता दूं मेरे भाई, कार्बाइड, इसको कैसे भूल गए आप, रिएक्शन विद नाइट्रोजन। देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गई, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन हो गई, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो गई। चौथा लेते हैं रिएक्शन विद कार्बन, रिएक्शन विद कार्बन। देखो कार्बन के साथ रिएक्शन मोस्टली होगी कैसे, कार्बन एक नॉन मेटल है, आप कह दोगे, लेकिन कार्बन नॉन मेटल तो है, लेकिन इसका नॉन मेटलिक कैरेक्टर भी इतना ज्यादा नहीं है कि ये आयनिक बॉन्ड ही बना ले, ऐसा नहीं होता। लेकिन एल्किली अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बन के साथ रिएक्शन करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पर, जो केवल इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर ही अवेलेबल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल द एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल दे रिएक्ट विद कार्बन ओनली एट हाई टेम्परेचर विच इज अवेलेबल इन द इलेक्ट्रिक फर्नेस। ये मैं नहीं बोल रहा मेरे भाई, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन बोल रही है कि जो बोलती है रिएक्शन विद कार्बन के साथ। एनसीईआरटी को मैंने बाय लाइन बाय वर्ड पढ़ा हुआ है, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके रख दूंगा एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी से बाहर भाई कुछ भी नहीं आता, आप मान के चलिए इस बात को। तो कार्बन के साथ रिएक्शन में होती है, कार्बाइड बनते हैं, और कार्बाइड में आप याद रखेंगे कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बाइड को एसिटालाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटालाइड। लिख देता हूं मैं। देखो एक बात तो ध्यान रखना, बेरिलियम है वो डायरेक्ट कार्बन के साथ रिएक्शन नहीं करता,
क्योंकि बेरिलियम की साइज इतना स्मॉल होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, तो आप याद रखेंगे बेरिलियम डायरेक्ट कार्बन के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये रिएक्शन करते हैं। बेरिलियम हुआ, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये कार्बाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। इन पांचों कार्बाइड को अगर इनके पांचों कार्बाइड बना ले जाएं, जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर मैं करूं कार्बन के साथ तो मैग्नीशियम कार्बाइड बनेगा MgC2, कैल्शियम का कार्बाइड क्या बनेगा CaC2। कार्बाइड के फार्मूले, जनरल फार्मूले, एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं ग्रुप 2 और ग्रुप 2 के कार्बाइड का जनरल फार्मूला है Mg2, लिख लीजिए आप। चलिए कार्बाइड के बारे में बात करते हैं। देखो बेरिलियम कार्बन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता कि आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, इट डजंट फॉर्म कार्बाइड विद डायरेक्ट रिएक्शन विद द कार्बन। लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट किया जाए इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर पर, तो ये बेरिलियम का कार्बाइड बना देता है। ठीक है, अब बाकी कार्बाइड और सुनो, बेरिलियम कार्बाइड है, अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बनाता है बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड और प्लस मीथेन गैस। देखो एक बात अपने माइंड में क्लियर कर लो कि आपको बताया था नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमोनिया गैस, फॉस्फेट की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फॉस्फेट गैस, हाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन गैस, प्लस एक और याद कर लीजिए कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं जब, कार्बाइड की अगर जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मेरे भाई हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन में वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे बेरिलियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्शन करने पर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को बनाएगा ही बनाएगा, प्लस मीथेन गैस रिलीज करता है। ठीक है, बाकी और बता देता हूं आपको। चलिए एक और सुनिए, मैग्नीशियम कार्बाइड MgC2, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं डिस्कस करूंगा। कैल्शियम कार्बाइड प्लस और स्ट्रोंशियम कार्बाइड और बेरियम कार्बाइड। भाई साहब ध्यान रखिए, ये तीनों के तीनों कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, स्ट्रोंशियम कार्बाइड, बेरियम कार्बाइड, ये तीनों के तीनों अगर इन तीनों कंपाउंड की भी हाइड्रोलिसिस की जाए तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएंगे, एक तो मेटल के हाइड्रोक्साइड प्लस कौन सी गैस निकलेगी, मीथेन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, सॉरी एसिटिलीन गैस निकलती है। कौन सी, एसिटिलीन गैस। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, एसिटिलीन गैस निकलती है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। देखो कितने ज्यादा ट्विस्ट आ रहे हैं इस सीरीज के अंदर अकेले में। बेरिलियम का कार्बाइड, इसका फार्मूला Be2C है, बाकी उसका अलग है। देखो बेरिलियम का कार्बाइड का फार्मूला सबसे अलग है, Be2C, दिस इज द बेरिलियम कार्बाइड। और बेरिलियम का कार्बाइड हाइड्रोलिसिस करने पर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मीथेन गैस रिलीज करता है। मैग्नीशियम पर मैंने छोड़ रखा है, कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का और बेरियम का कार्बाइड हाइड्रोलिसिस करने पर हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन गैस देता है। लेकिन मेरे भाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कार्बाइड में तो नया ही ट्विस्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्विस्ट है। इसकी हाइड्रोलिसिस करने पर ये बनाता है प्रोपाइन। लिख लो पेपर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोपाइन का मतलब C3H4, समझ में आ गया। देखो बेरिलियम, फिर से रिपीट कर देता हूं, बेरिलियम का कार्बाइड हाइड्रोलिसिस करने पर देता है मीथेन गैस। कौन सी गैस, मीथेन गैस। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का कार्बाइड हाइड्रोलिसिस करने पर देता है एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन का मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। और मैग्नीशियम का कार्बाइड हाइड्रोलिसिस करने पर देता है प्रोपाइन गैस। प्रोपाइन, तीनों को प्रूव कर दूं सर, आप तीनों को प्रूव करके दिखा दो, हम आपको मान जाएंगे कि वास्तव में कि एक में मीथेन निकलता है, एक में एसिटिलीन निकलता है और एक में वास्तव में मैग्नीशियम निकलता है। सुनिए, तीनों को मैं प्रूव करके दिखाता हूं और आप डेफिनेटली इस बात से एग्री करेंगे कि सर ने एक भी इनऑर्गेनिक में रिएक्शन हमें रेक्टिफिकेशन नहीं करवाई है। सारी रिएक्शन के पीछे सर के पास ट्रिक है। ट्रिक नहीं है भाई, हम मोस्टली क्या समझ के चलते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन में मैकेनिज्म होते हैं। देखो दो बातें ध्यान रखना, ऑर्गेनिक को बच्चे और रिएक्शन मैकेनिज्म को नहीं समझ पाते। देखो ऑर्गेनिक के अंदर जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, इट इज द मैथमेटिक्स ऑफ द केमिस्ट्री।
भाई केमिस्ट्री का मैथमेटिक्स कौन है? रिएक्शन मैकेनिज्म। जिस बच्चे को कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखना, ये चीजें नहीं आती, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये देखनी नहीं आती, उस बच्चे को ऑर्गेनिक कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म पे वो अपना कमांड लाना ही नहीं चाह रहा। ये सेम यही बात है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम मेमोरी वर्क में लाकर उसको मुश्किल बना रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी मैकेनिज्म काम करते हैं और मैकेनिज्म आप समझ नहीं पाते। देखो प्रूव करके दिखाता हूं। कैल्शियम का कार्बाइड कौन था? कैल्शियम का कार्बाइड है, हाइड्रोलिसिस किया, क्या प्रोडक्ट बनेगा? दूसरा, बेरिलियम के बाद कैल्शियम का कार्बाइड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होगा? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, मैग्नीशियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होगा? ये तीन समझ लीजिए, आपके कभी गलती नहीं होगी। क्या बताया था मैंने? बेरिलियम का कार्बाइड हाइड्रोलिसिस करने पर देता है मीथेन गैस, पहला क्वेश्चन। कैल्शियम का कार्बाइड हाइड्रोलिसिस करने पर देता है एसिटिलीन गैस। और कैल्शियम के साथ साथ और कौन सा याद रखना आपको? स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये भी याद रखेंगे। लेकिन मैग्नीशियम का कार्बाइड हाइड्रोलिसिस करने पर दे देता है प्रोपाइन गैस, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये देता है आपका प्रोपाइन गैस। याद आ गया आपको? डेफिनेटली। चलिए अब समझ के चलते हैं। बेरिलियम का कार्बाइड हाइड्रोलिसिस करने पर मीथेन क्यों देता है? देखो बेरिलियम का कार्बाइड है, इसको पहले डिसोसिएट कर लो। क्या कर लो? डिसोसिएट। जो डिसोसिएट करना सीख जाएगा उसके लिए कभी गलती नहीं होगी, लिख के चलो। बेरिलियम का कार्बाइड, देखो एक बेरिलियम पे +2, दो बेरिलियम पे कितना आएगा? दो बेरिलियम पे कितना आएगा? +4। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 बेरिलियम +2, बिल्कुल ठीक है। इसमें एक कार्बन पे कितना आएगा? यहाँ एक कार्बन पे 4 नेगेटिव है, भाई न्यूट्रलाइज लेके चलना है ना हमें, देखो समझना है मैकेनिज्म को बस। और वाटर के अंदर देखो क्या है, अगर मैं वाटर ले लूँ 4 मॉलिक्यूल्स तो मेरे को तो बताओ, इसमें 4 H पॉजिटिव है और 4 ही OH नेगेटिव है ना? तो बेरिलियम के 2 बेरिलियम, एक बेरिलियम को चाहिए एक हाइड्रोक्साइड और 2 बेरिलियम को कितने चाहिए? 4 हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर ये बन जाएगा ना बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, 2 कर दो। देखो 2 बेरिलियम थे, Be2 कर दिया और हाइड्रोक्साइड, 2 हाइड्रोक्साइड 2 से आके मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हाइड्रोक्साइड और 4 H पॉजिटिव सीधे 4 H नेगेटिव में लगा दो, मीथेन बन गया। आगे की चीज अब कभी नहीं भूलोगे आप, अब नहीं भूलोगे। देखो फंडामेंटल समझ में आ गया ना, अब नहीं भूलोगे आप, समझ में आ गया। कैल्शियम कार्बाइड पे आते हैं। कैल्शियम कार्बाइड के अंदर देखिए, कैल्शियम कार्बाइड डिसोसिएट होता है भाई। सबसे पहले क्वेश्चन पूछूं, कैल्शियम कार्बाइड में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कैल्शियम कार्बाइड के अंदर बताइए कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है? कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है कैल्शियम कार्बाइड के अंदर? तो सुनिए, कैल्शियम कार्बाइड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, कैल्शियम +2 और कार्बाइड होता है इसमें C2 नेगेटिव, C2 पे 2 नेगेटिव होता है, और जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव करना पड़ता है। देखो उसमें वैसे क्या है, मैंने कैल्शियम पे +2 है तो C2 पे 2 नेगेटिव आएगा, तो C2 2 नेगेटिव स्ट्रक्चर होती है ऐसी, C ट्रिपल बॉन्ड C, एक लोन पे रिस पे, एक लोन पे रिस पे, एक नेगेटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, हो गया। ये कार्बाइड की स्ट्रक्चर होती है। और कैल्शियम +2 चार्ज होता है, तो कैल्शियम पे +2, इन दोनों पे नेगेटिव, इन दोनों के बीच में तो आयनिक लिंकेज होती है, आयनिक बॉन्ड होता है। और इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आपको सबको पता है 1 सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं। तो ध्यान रखेंगे कैल्शियम कार्बाइड के अंदर 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं, 2 तो आयनिक बॉन्ड है, उनको काउंट मत करना, 1 सिग्मा 2 पाई जीते। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। अब आप आंसर तो मिल गया, ये ना देखो आंसर। 2 वाटर मॉलिक्यूल ले लो, 2 वाटर मॉलिक्यूल में 2 H पॉजिटिव है और 2 ही OH नेगेटिव है, 2 OH नेगेटिव तो लिख जाएगा कैल्शियम +2 के साथ, तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक C पे नेगेटिव है यहाँ पर, एक C पे नेगेटिव यहाँ पर है, दोनों पर 2 H पॉजिटिव है, 2 H पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव यहाँ लगा दो, एक H पॉजिटिव यहाँ लगा दो, बन गया एसिटिलीन। ऐसे ऐसे चीजें सिखा दूंगा आपको, कभी नहीं बोलोगे। आगे समझ में लिख लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई तो मैग्नीशियम में क्या ट्विस्ट है? प्रोपाइन क्यों निकल रहा है? मैग्नीशियम में तो कैल्शियम की तरह होना चाहिए। मैग्नीशियम के अंदर ट्विस्ट ये है कि मैग्नीशियम कार्बाइड है ना, ये डाइमराइज हो जाता है, ये एसिटिलीन गैस नहीं बनाता। ये प्रोपाइन क्यों बनाता है? क्योंकि ये पहले डाइमराइज हो जाता है, ये इसके अंदर खास बात है। और डाइमराइज होकर ये बना लेता है MgC3, ये बनाता है Mg2C3 और एक कार्बन कोक की फॉर्म में बाहर चला जाता है। देखो 2 Mg थे ना, तो Mg2 और कार्बन कितने थे? 4, 4 में से 3 इसमें गलती है, इसमें एक कार्बन कोक की फॉर्म में बाहर चला गया। अब ये बन जाता है मैग्नीशियम कार्बाइड इस तरीके का।
तो मतलब 3 फार्मूले हो गए। बेरिलियम का कार्बाइड होता है Be2C, मैग्नीशियम का कार्बाइड एक्चुअली ये होता है, ठीक है, डाइमर बना के ये कर लेता है। और कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम के होते हैं CaC2, SrC2 और BaC2, ठीक है, तीनों याद रखेंगे। तीनों में गैस अलग अलग है। मैग्नीशियम कार्बाइड कैसे डिसोसिएट होगा, तोड़ के देख लो। मैग्नीशियम कार्बोनाइड कैसे टूटेगा, 2 मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम पे +2, 4 हो गए, प्लस C3। अब C3 पे कितना चार्ज आएगा, -4 ही तो आएगा मेरे भाई। अरे C3 पे चार्ज कितना आएगा, C3 पे चार्ज आएगा -4, क्योंकि ये +4 है। अब ऐड कर दो, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ले लो, 4 H पॉजिटिव और 4 ही OH नेगेटिव, तो 4 OH नेगेटिव। एक मैग्नीशियम को चाहिए 2 OH नेगेटिव, 2 मैग्नीशियम को चाहिए 4 OH नेगेटिव, तो आप ये कर दीजिए ना 2 MgOH ट्वाइस, हो गए 4 OH, क्योंकि Mg2 था, बैलेंस तो करना पड़ेगा, बैलेंसिंग साथ लेके चल रहा हूं। अब 4 H पॉजिटिव और C3 पे 4 नेगेटिव, तो 4 H पॉजिटिव आएंगे और C3 के ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, C3H4 बन गया प्रोपाइन गैस। भाई साहब कभी नहीं बोलोगे, ऐसे ऐसे ट्रिक बता दूंगा आपको, ध्यान आप आ गया समझ में। बेरिलियम का कार्बाइड क्या बनाता है, मीथेन गैस। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम के बनाते हैं एसिटिलीन गैस, और मैग्नीशियम का कार्बाइड बनाता है प्रोपाइन गैस। तीनों बहुत ब्यूटीफुल है। अगर ये कॉन्सेप्ट मेरा समझ में आया आपको, देन हिट द लाइक बटन। आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिला होगा ये कॉन्सेप्ट, डेफिनेटली नहीं मिला होगा, क्योंकि भाई साहब 3-4 दिन रेस्ट लेने का मतलब ये नहीं कि मैं फ्री हूँ, तो आपके लिए मैं ट्रिक्स बना रहा था, और ट्रिक्स मैं देखो आपके सामने कैसी कैसी ट्रिक्स लेकर आया हूँ, आपको डेफिनेटली ये बात क्लियर होगी। देखो इस लेक्चर को मैं लेंथी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक एस ब्लॉक का एक पार्ट और रखा जाए। उस पार्ट में पता मैं क्या रखूंगा, एस ब्लॉक की उस पार्ट में रखूंगा केवल मैं प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच, केवल मतलब एस ब्लॉक की मैं ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स लेकर आऊंगा जिसमें बचे हुए जो कॉन्सेप्ट है ना आपके एस ब्लॉक के, कौन से कॉन्सेप्ट बच गए मेरे को बताओ। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज बच गई, वो जर्नल की होती है, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनिंग मोबिलिटी। देखो एक मैंने ट्रेंड बना रखा है, टॉप 25 ट्रेंड्स इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो बच्चे नए हैं उनको नहीं पता होगा ये। एक मैंने लेक्चर बना रखे हैं, टॉप 25 ट्रेंड्स इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी ट्रेंड होते हैं, एसिडिक ट्रेंड के, बेसिक ट्रेंड के, थर्मल स्टेबिलिटी के, सॉल्युबिलिटी के, 25 ट्रेंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनके ऊपर 8 लेक्चर बना रखे हैं नितिन सर ने। उनको जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, नाम मिलेगा टॉप 25 ट्रेंड्स इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 पार्ट देख लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे ट्रेंड आपको क्लियर ना हो जाए, और आपके वहां से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल। आप याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो वो भी हम और आगे मैं डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आगे। अब एक बात और सुनिए, बेरिलियम मेरे भाई उसका अफेयर चल रहा है एल्यूमिनियम के साथ, किसको पता है, पता है ना। देखो लिथियम का अफेयर चल रहा है मैग्नीशियम के साथ, और बेरिलियम का अफेयर चल रहा है एल्यूमिनियम के साथ। तो अगर बेरिलियम का कार्बाइड, देखो कितना आसान हो गया, अगर बेरिलियम का कार्बाइड हाइड्रोलिसिस करने पर मीथेन गैस दे रहा है, तो क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, एल्यूमिनियम का कार्बाइड होता है Al4C3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एल्यूमिनियम और कार्बाइड इसमें +3 और 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फार्मूला बनता है एल्यूमिनियम कार्बाइड के अंदर। और एल्यूमिनियम कार्बाइड में बेरिलियम का रिलेशन किससे है, एल्यूमिनियम के साथ, तो इसकी हाइड्रोलिसिस भी करेंगे तो भी मीथेन गैस निकलेगी। मेरे भाई याद कर लो, गांठ बांध लो, प्रूव करके दिखाओ। अब देखो नीचे सर प्रूव तो करेंगे। देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम पे फिर से वही पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम कार्बाइड बेरिलियम के साथ रिलेशन है, मीथेन गैस, और रिलीज क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है भाई साहब, एक क्वेश्चन और सुन लो, आपसे कहते हैं कि बेरिलियम एल्यूमिनियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करने पर मीथेन के कितने मोल्स निकलते हैं, मीथेन के कितने मोल्स। अब देखो यहाँ पर कार्बन 3 है, तो यहाँ पर 3CH4 करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम कितने हैं, 4, तो यहाँ पे 4Al करना पड़ेगा। बैलेंस हो गया कार्बन एल्यूमिनियम। अब हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन 12 तो ये रहे और 12 ये रहे, कितने हो गए, 3 और 12, हाँ 12 हो गए, तो 12 12 24 हो गए, और 12 ऑक्सीजन अभी 12 हो गए, तो बैलेंस हो रिएक्शन। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करने पर 3 मोल निकलते हैं अमोनिया। ऐसे चीजों को याद करके चलोगे, सारे कॉन्सेप्ट इजी पीजी कर देंगे नितेश सर, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अब आपको देखो कौन से कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, जैसे आपको पता होगा एल्किल अल्कलाइन अर्थ मेटल अमोनिया के साथ रिएक्शन करके डीप ब्लू कलर देते हैं। कौन सा कलर देते हैं, डीप ब्लू।
ठीक है, उसको पता होगा। और वो सॉल्यूशन क्या होता है, कंडक्टिंग होता है नेचर में, पैरामैग्नेटिक होता है ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग होता है। लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाएं तो वो ब्रॉन्ज कलर दे देता है, ब्रॉन्ज के साथ साथ वो ब्रॉन्ज कलर ब्लू के साथ तैरने लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एल्कली मेटल्स बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आपसे कहते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है मेरे भाई, सुन लो, लिथियम है। लिथियम पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम। कारण पूछ रहे तो ड्यू टू मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी, भूलना मत इस क्वेश्चन को, हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम होने की वजह से क्वेश्चन ये डायरेक्ट मिलेगा कि बेरिलियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। कारण कौन सा मिलेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन ड्यू टू मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल वो तीन बातों पर डिपेंड करता है, आपको पूरा बताऊं तो मैं, एंथैल्पी एटॉमाइजेशन, फिर आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर, और फिर होता है इसके ऊपर हाइड्रेशन एनर्जी। इसकी हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा नेगेटिव होती है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत नीचे चला जाता है, -3.05 वोल्ट, और लेसर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर इज द better is the of reducing agent। तो lithium is the strongest reducing agent in the organic, पूरी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो लिथियम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। लिथियम जो होता है लिथियम आयन बैटरी के अंदर, और लिथियम के बेरिलियम के यूज भी आते हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, मैं आपको स्किप नहीं करना चाहता। तो एस ब्लॉक केमिस्ट्री के ऊपर हम एक लेक्चर और बनाएंगे, उसमें मैं देखो एक तो रखूंगा कौन सी, एस ब्लॉक के अंदर जो लेक्चर नंबर 2 आएगा। अब देखो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके ऊपर बच्चे ट्रैप होते हैं वो तो मैंने इस लेक्चर में ले लिए हैं, आपको ब्यूटीफुल लेक्चर पसंद भी आया होगा। लेक्चर 2 में रखूंगा मैं केवल प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। क्या रखूंगा मैं, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, मतलब मैं केवल प्रॉब्लम्स लेकर आऊंगा और उन प्रॉब्लम के साथ साथ आपके पी ब्लॉक के बचे हुए जितने भी, एस ब्लॉक के बचे हुए जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देंगे भाई साहब नीतीश सर, ऑल विल बी क्लियर, ठीक है। जैसे एक बच गया क्वेश्चन फ्लेम कलरेशन वाला, बुनसन फ्लेम के अंदर कौन कौन से कलर देते हैं, आपको ट्रिक बताऊंगा बकायदा, ठीक है। चलिए आपको अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करेंगे हम। तो जो टॉपिक बच गए हैं वो एस ब्लॉक के पार्ट 2 में जाएंगे, और पार्ट 2 हमारा रिवीजन पार्ट नहीं होगा, वो रहेगा केवल प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच, और उन प्रॉब्लम की हेल्प से मैं आपको कॉन्सेप्ट पे लेकर जाऊंगा जो आपके बचे हुए कॉन्सेप्ट है। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले जो नए बच्चे हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर चुके हैं नीट और जेईई मेंस के लिए। फिजिकल इनऑर्गेनिक का रिवीजन चल रहा है, पहला टॉपिक हम बोर्ड्स मॉडल कवर कर चुके हैं। उसके अलावा आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं भाई, रेडॉक्स रिएक्शन कवर कर चुके हैं, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर मोल कांसेप्ट के क्वेश्चन सारे कर चुके, स्टोइकोमेट्री कर चुके, लिमिटिंग एक्सेस रीजन प्लेलिस्ट में जाइए, सब कुछ मिल जाएगा और देख लीजिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मास्टरी लेनी है तो नितेश सर के 2 मैराथन क्लास देखना ना भूले, 4 घंटे की 2 मैराथन क्लास है, मैराथन क्लास 1, मैराथन क्लास 2। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 1 ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। लेक्चर 2 के साथ मिलेंगे प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच, और एस ब्लॉक हमारे 2 लेक्चर में खत्म हो गया है। वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस बार जरूर बताएंगे। और पी ब्लॉक के अंदर मेरे पास बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी है। पी ब्लॉक कितने दिन में कंप्लीट होता है, स्कूलों में या कहीं भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर पढ़ाई करते हो आप, कहते हैं पी ब्लॉक इतना बड़ा चैप्टर है 30 दिन लेगा, 25 दिन लेगा, 1 महीना ले लेता है पी ब्लॉक। भाई साहब लिख के दे रहा हूँ, पी ब्लॉक के ऊपर केवल 4 लेक्चर बनाऊंगा, केवल 4 लेक्चर, 1 2 3 4 लेक्चर के अंदर आपकी पूरी पी ब्लॉक, उसमें आपका ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक सब कुछ आ गया। और जेईई मेंस के नीट के पिछले 20 साल के पेपर उठा के देख लेना, एक भी क्वेश्चन इन 4 लेक्चर से बाहर मिल जाए तो, और आगे भी नहीं मिलेगा मेरे भाई। ऐसी अप्रोच के साथ आऊंगा पी ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर। एस ब्लॉक आपको कैसा लगा अब तक बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। पी ब्लॉक के अंदर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है मुझसे वो भी बताएंगे, और अब तक जितना भी मेरे साथ आपके साथ सफर रहा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जरूर मैं आपका वेट करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग, और बने रहिए हमारे साथ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट लक्ष्य को हर हाल में पाना है।